नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में प्याज की जबरदस्त आवक का ढेर नई कृषि उपज मंडी के खुले स्थान पर रखा था, जहां से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन नीचे से निकल रही थी। अचानक पाइप का ढक्कन खुला और कई लोगों का प्याज बह गया, जिसके चलते किसानों में नाराजगी व्याप्त है। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन अचानक खुल गई। ये घटना श्यामगढ़ में प्याज के ढेर जहां लगे थे वहीं हो गई। असल में जहां बड़ी मात्रा में प्याज था, वहीं पाइपलाइन में अचानक ढक्कन खुलने से भारी मात्रा में पानी निकलने लगा, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसान अपने प्याज को पानी से बचाने की जद्दोजहद में लग गए। कुछ ही सेकंड में काफी सारा प्याज भीग गया तथा पानी में बह गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद किसानों ने भारी नुकसान उठाते हुए अपने रहे सहे प्याज बचाए। किसानों की माने तो किसानों का कहना है कि इस तरह से पाइप नहीं लगाए जाते हैं, जबकि इस पाइप को जमीन से 3 से 4 फीट अंदर होना चाहिए। मौके पर साफ देखा जा सकता है कि अचानक पानी का तेज बहाव होने से कैसे अफरा तफरी मच गई और किसान अपनी प्याज की फसल को बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। जब प्रशासन को पता है कि वहां से पाइपलाइन जा रही है तो इसका कोई इंतजाम भी रखना चाहिए था, लेकिन मौके पर इंतजाम तो दूर, कोई शासकीय कर्मचारी मौजूद नहीं था। पर जो पाइपलाइन फूटी कैसे क्या हुआ था बताएं पूरा। सर, ये पाइपलाइन जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की अभी जो लाइनें पड़ी है नई सरकार द्वारा, तो मंडी के बीचों बीच ये लाइन निकली है। 4 फीट का प्रावधान है और लाइन वालों ने आधा फीट नीचे लाइन डाल रखी है। तो हमारे प्याज नीलामी के लिए हम यहाँ पर लाए थे। अचानक से लाइन का ढक्कन खुला और पानी निकलना शुरू हुआ बहुत प्रेशर से, जिसकी वजह से हमारे सारे प्याज गीले हो गए और बह के मंडी से नीचे चले गए हैं, जिसको अपन ना तो बेच सकते हैं ना कुछ उपयोग ले सकते हैं। इसकी वजह से हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये सारी लापरवाही सूक्ष्म योजना के जो अधिकारी लोग हैं, ठेकेदार हैं, एक तरह से मानो तो कुछ इसमें भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। ऐसे करके ने हमारा ये नुकसान इन लोगों की वजह से हुआ है। 4 फीट का प्रावधान है लाइन डालने का और इन लोगों ने आधा फीट नीचे लाइन डाल रखी है और हमारा आज ये नुकसान हुआ है। मेरे साथ मेरे किसान भाई 4-5 और हैं, उनका भी नुकसान है। आपका नाम? मेरा नाम पवन पाटीदार, मैं गांव दलपट रहता हूँ। अरे कम 5:30 बजे की बात है और मेरा निजी नुकसान वगैरह कम से कम मेरे 25 कट्टे माल थे, तो पूरा गीला हो चुका है। कम से कम 7 से 8 कट्टे तो बेच हुए और वहाँ से नीचे चले गए। अब उनको तो हम ला नहीं सकते, प्रेशर इतना तगड़ा था उसका। और उसके बाद में 3 से 4 दिनों का माल और बाद में पड़ा था, नुकसान उनका भी हुआ है। तो कुल मिला के ये समझो कि कम से कम 60-70 कट्टों का नुकसान हुआ है। ये पाइपलाइन कितनी अंदर थी और किस विभाग बिल्कुल ये आधा फीट पर पाइपलाइन का ढक्कन लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही प्रशासन के बिल्कुल लापरवाही का नतीजा है। यहाँ तक कि हम किसान भी अगर अपने पाइपलाइन कम से कम 2-2.5 फीट नीचे डालते हैं और ये पाइपलाइन कम से कम 4 फीट 5 फीट नीचे डालने की 4 फीट से नीचे डालने का इनको अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल सरासर लापरवाही है इन लोगों को। अच्छा, इनके कारण हमारा नुकसान हुआ है। किस विभाग के द्वारा डाली गई थी ये लाइन? ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, जल संसाधन के विभाग का इसमें आती होगी ये। इसमें और किसमें, ये तो परियोजना तो इसी के मंत्रालय का अधीन है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना यहाँ पर से गांधी सागर के यहाँ से चालू हुए, तो इसमें हमारा सबका नुकसान हुआ। आपका नाम? अशोक पाटीदार, दलपट। देश भर में लहसुन को लेकर प्रसिद्ध मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों प्याज की भी बम्पर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में किसान प्याज की उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन प्याज किसान मंडी में मिल रहे प्याज के दामों से ज्यादा खुश नहीं है। किसानों ने कहा कि मंडी में 30 रुपए किलो से अधिक प्याज का दाम नहीं मिल रहा है। कुछ दिन अच्छे मिले दामों के बाद भाव में फिर गिरावट आई है। हालात ये बन रहे हैं कि फसल की लागत तक निकलना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें करीब 50 रुपए किलो तक प्याज के दाम दिए जाए, ताकि उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। किसानों ने यह भी कहा कि उनसे कम दाम में खरीदा गया प्याज बाजार में सब्जी के ठेलों पर 50 रुपए से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसे में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लिहाजा किसानों की मांग है कि सरकार किसानों को भी सही दाम दे और इस बीच के अंतराल को भी कम किया जाए, ताकि आम आदमी को भी प्याज की खरीदी बोझ न लगे और किसानों को भी फसल का उचित दाम मिल सके।
18 नवंबर सोमवार को यहां 10,000 बोरी प्याज की आवक हुई। प्याज के न्यूनतम दाम 1,500 रुपए तो अधिकतम दाम 3,900 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों को मिला। प्याज लेकर आए, क्या कहेंगे प्याज के दाम को लेकर? कितना प्याज दाम मिल पा रहा है, क्या है क्या नहीं? दाम कम मिल रहा है, इसलिए हमको 50 रुपए 60 रुपए बिके तो अच्छा रहेगा किसान को। अभी कितना मिल पा रहा है? है अभी कितना मिल रहा है? अभी तो बहुत कम मिल रहा है साहब, 15 से 20-30 रुपए तक, लास्ट 30 रुपए में बिक रहा है। सुबह से लगा के हम मंडी देख रहे हैं, हमारा प्याज यहाँ पड़ा हुआ है 3 दिन से। अरे ये प्याज बाजार में 50, 60, 80 तक बिक रहा है क्या? है बाजार में बिक रहा है साहब, बेच रहे हैं किसान ये व्यापारी लोग। ज्यादा भाव? हाँ, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि हमारा भी दाम उचित दाम मिले हमको। क्या नाम आपका? रामलाल कहाँ से आए? भाई पार्सना से। आपका? सुखदेव गुजेरिया भलोट। प्याज लेकर आए तो क्या कहना, प्याज को लेकर क्या दाम मिल पा रहे हैं, कितने लागत सर है? अभी तो लागत बहुत है प्याज में, 4 महीने से मजदूर लगाते हैं किसान, बहुत है। खादी बहुत महंगी हो गई, दवाई भी खुद महंगी हो गई, न प्याज कम बिक रहे हैं। प्याज कम बिकेगा तो किसान को क्या मिलेगा? खाद दवाई बहुत महंगी हो गई, मजदूरी बहुत महंगी हो गई, 300 रुपये मजदूर ले रहे हैं अभी। क्या दाम मिल पा रहा है? अभी तो आधे के आधे ही मिल रहे हैं हमको, लागत गिनो तो कुछ भी नहीं मिलता है। बाजार में ज्यादा मिलते हैं? बाजार में ये तो 1 के 2 बना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम 10 रुपए उनको मिल जाए मजदूरी के बेचने वाले को, और कम से कम किसानों को ज्यादा मिलना चाहिए। उनका तो बहुत खर्चा बन रहा है ना। क्या नाम आपका? सुखदेव गुजेरिया भलोट। नाम आपका? किशोर। जो कि प्याज लेकर आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से दाम मिल पा रहे हैं, क्या स्थिति है? मंडी प्याज अभी आज कम भाव में बिक रहा है, कम से कम 50 रुपये किलो बिकना चाहिए। कितना मिल रहा है अभी यहाँ पे मंसूर मंडी? यहाँ पे 30 रुपये ज़्यादा नहीं बिका सर आज। किसान कितना चाहता है? कम से कम 50 बिकना चाहिए। कितना प्याज आपने बोया था, क्या उसकी लागत आई थी, और अब क्या दिख रहा है आपको, कितना मिल पाएगा? सर 1 बीघा बोया था हमने प्याज, लेकिन इस भाव से अगर देखे तो कम, मतलब इतना टारगेट नहीं होगा, मतलब खर्चा ऊपर पड़ता है इस भाव में। क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि कम से 50-60 का मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? किशोर। लेकर आए हैं, दाम की क्या स्थिति, कितना संतुष्ट? प्याज लेके आए हम सर गांव साबाखड़ा से। तो प्याज ऐसा है कि अभी दोपहर तक तो अच्छा बिक रहा था, सुबह से अच्छा बिक रहा था, पर दोपहर बाद क्या है कि भाव के अंदर कमी आई है। जो हमारा माल लगभग 4-4.5 हज़ार जाने का था, वो लगभग 3200, 3100, 3200 रुपये ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लगभग किसानों को इसमें नुकसान तो हो रहा है सर। कितना दाम मिल पा रहा है, और बाजार में प्याज के करीब 50-60 रुपये किलो तक में जा रहा है, डिफरेंस काफी ज्यादा है, क्या कहना? तो इसमें ये कहना चाहेंगे सर कि इसमें सरकार और व्यापारियों की कुछ नीतियां सही नहीं है, इस वजह से मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उससे सर अब ऐसा होगा कि जब आम आदमी जो ठेलों से खरीदेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि मंडियों में ज़्यादा मिल रहा है किसान को, जबकि ऐसा नहीं है। किसान को कोई ज़्यादा नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं एक मंडी के अंदर 3,000, 3,500 के समथिंग ही मिल पा रहा है, और ठेला गाड़ियों पे 60 रुपये, कहीं 80 रुपये ले रहे हैं लोग। तो उसमें किसानों को तो इतना नहीं मिल रहा है ना। कहाँ मिल रहा है किसानों को? 3,000, 4,000 के अंदर अंदर ही जा रहा है किसान। तो डिफरेंस ज्यादा, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हाँ, सरकार को इस चीज़ पे निर्णय लेना चाहिए कि मंडियों के अंदर किसान को इतना दाम नहीं मिल रहा है, और बाहर इतना क्यों मिल रहा है आम आदमी को। क्या नाम आपका? कनकपाल पाटीदार। एशिया का पहला मानव निर्मित बांध बिना मशीन के तैयार हुआ। पारंपरिक औजार और 7 नदियों पर बना बांध अपने 64 बरस पूरे कर चुका है। मंदसौर स्थित इस गांधी सागर बांध को बनाने में 6 साल लगे, जिसकी योजना 1950 में बनी थी। शिलान्यास 1954 में हुआ और सन 1960 में इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बांध का मॉडल खड़कवासला रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना द्वारा बनाया गया था। बांध की लागत 13.60 करोड़ आई थी। कम खर्च और कम लागत से बने बांध चीफ इंजीनियर को पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध मंगलवार को 64 साल का हो गया है। इसे बनाने में किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। इसका काम पारंपरिक औजार से हुआ था।
यही कारण है कि इसे एशिया की पहले मानव निर्मित बांध होने का गौरव प्राप्त है। गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर निर्मित 4 प्रमुख बांधों में से एक है। ये बांध मंदसौर से 150 किलोमीटर दूर गरोठ विधानसभा में है। कार्य की गुणवत्ता व एशिया में सबसे कम खर्च और सबसे कम समय में बांध पूर्ण होने पर चीफ इंजीनियर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब ये बांध बिजली उत्पादन से लेकर सिंचाई योजना का जनक और पर्यटन का हब भी बन रहा है। इतना ही नहीं, कूनो की तरह गांधी सागर का अभ्यारण्य क्षेत्र भी आने वाले समय में चीतों का नया आशियाना होगा। इसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। गांधी सागर बांध की लंबाई 1685 फीट और ऊंचाई 204 फीट है। जलाशय का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। बांध में 23,025 वर्ग मीटर का जल ग्रहण क्षेत्र है। बांध में 10 बड़े और 9 छोटे गेट है। बांध से करीब 6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है। गांधी सागर बांध में 7 नदियां मिलती है। बांध निर्माण के दौरान सबसे अधिक नुकसान नीमच जिले ने झेला। बांध के निर्माण के समय अविभाजित मंदसौर जिले के 228 गांव डूब के कारण खाली कराए थे। विभाजन के बाद 169 गांव नीमच में, 59 गांव मंदसौर जिले के प्रभावित हुए। नीमच के रामपुरा बांध से कई लोग विस्थापित हुए, लेकिन कई इलाकों का भूजल स्तर भी बढ़ा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में बांध बनने के कारण इस बांध का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को हुआ। राजस्थान में कई शहर में पेयजल की पूर्ति हो रही है। रावत भाटा का परमाणु केंद्र इसी बांध के पानी पर निर्भर है। पानी की पूर्ति से लेकर यहां बनने वाली बिजली की पूर्ति भी राजस्थान को हुई है। मध्य प्रदेश की सीमा में बांध होने के बाद भी अब गांधी सागर जिले में सिंचाई योजना और जलापूर्ति योजना आ रही है। विकसित होते क्षेत्र के चलते अब ये स्थान पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। वन्य क्षेत्र बेहतर होने के कारण यहाँ वन्य जीवों के लिए वातावरण अनुकूल है। ऐसे में वन्य जीवों को भी आकर्षित कर रहा है, तो सिंचाई से लेकर जलापूर्ति की कई बड़ी योजना भी बन रही है। गांधी सागर के चारों ओर फैली हरियाली आने वाले व्यक्ति को प्रकृति के नजदीक ले जाती है। इतना ही नहीं, वन्य क्षेत्र में औषधि व कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी है। आज बड़ा गौरव का विषय है कि हम आज हमारे जो गांधी सागर बांध का स्थापना दिवस है, जो 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये निरंतर बिजली उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में निरंतर अपनी सेवाएं बांध के द्वारा दी जा रही है। और यहाँ पर जब ये बांध बना तो उस समय के जो चीफ इंजीनियर, अधीक्षण यंत्री और जो भी वहाँ उस समय के जो बांध बनाने वाले वर्कर थे, उन्होंने काफ़ी ईमानदारी से इस बांध को अपनी ईमानदारी से बनाया और ये आज देश में पहला ऐसा बांध है जो मानव निर्मित बांध है और देश ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है। और इस बांध को आप देखें कि 2019 में जो आपदा आई थी भयंकर, उस आपदा को इसने झेल लिया और यहाँ पर उसका एक भी कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिला कि कहीं लीकेजिंग हुआ या कहीं पे डैमेज हुआ। तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी हमारा अच्छा बांध बना हुआ है जो पूरे देश में इसका नाम है। और यहाँ की जो उपलब्धियां हैं वो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अभ्यारण्य और पर्यटन को भी इस बांध की वजह से काफ़ी बढ़ावा मिला है। तो ऐसे राष्ट्र को समर्पित बांध को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसे वर्करों को जिन्होंने इतना ईमानदारी से और अच्छे तरीके से इस बांध को बनाया और देश को समर्पित किया। क्या नाम है आपका? मनीष परिहार, सरपंच ग्राम पंचायत गांधी सागर। गांधी सागर बांध पर्यटन की दृष्टि से आज समूचे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पूरे भारत में छाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो चीता प्रोजेक्ट और कूनो जैसे चीता प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इससे पर्यटन रोजगार काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव का हार्दिक धन्यवाद और क्षेत्र के सक्रिय विधायक चंद्र सिंह जी सिसोदिया का हार्दिक आभार, धन्यवाद। क्या नाम है? शशांक व्यास। गांधी सागर बांध के 64 वर्ष पूर्ण हो गए स्थापना दिवस, इस विषय में क्या कुछ है? 19 नवंबर को गांधी सागर बांध की स्थापना के 64 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।
इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना का एक भाग है, जो कि एक बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और विद्युत गृह का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर और विद्युत गृह का निर्माण किया गया। तृतीय चरण में जवाहर सागर और विद्युत गृह का निर्माण किया गया और चौथे चरण में कोटा बैराज एवं जो सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध का जो योजना है उसका सर्वे 1946 में हुआ था और 1950 में योजना बनाई गई थी। 1954 में कार्य पूर्ण होकर 1960 में इसका जो है विधिवत शुभारंभ हुआ था। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है और इसकी जो लंबाई है 1685 फीट है और डैम की ऊंचाई 204 फीट है और इसका जो क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर है और जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 23,025 स्क्वायर किलोमीटर है। गांधी सागर बांध से जो विद्युत उत्पादन होता है वो 115 मेगावाट का स्थापित क्षमता है और ये इसमें 3 जो है इकाइयाँ जर्मनी की है और 2 इकाइयाँ जापान की है जो सतत कार्यरत है और इसमें अभी तक 2100 करोड़ यूनिट से अधिक का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका श्रेय हमारे निर्माण कार्य से लेकर आज तक के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यशैली एवं उनके क्षमता और उनकी कार्यशैली उनके उत्कृष्ट कार्यशैली के कारण जो है संभव हो पाया है और मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि गांधी सागर बांध एक एशिया का सर्वप्रथम मानव निर्मित बांध है जो अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए जाना जाता है। आज की डेट में जो हमारे पास जो निर्माण उपकरण है उस समय नहीं थे, उसका अधिकतर कार्य जो है मानव श्रम द्वारा किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट शैली में किया गया है। और इसके अलावा गांधी सागर के अलावा रावत आरपीएस रावत भाटा में भी जो है एक हाइडल पावर स्टेशन है जिसकी क्षमता 172 मेगावाट है और जवाहर सागर में उसकी जो क्षमता है 99 मेगावाट है। इसका जो जल का जो उपयोग है 3 बार होता है। इसके पश्चात ये सिंचाई हेतु राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है और उसमें उस समय जो अपने प्रथम जो मुख्य अभियंता थे श्री AK चार साहब, उनको कम अवधि में इसको कार्य पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था और इस अवसर पर मैं सभी देश प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपका नाम? पी गुप्ता। रतलाम जिले में इन दिनों पुलिस परिवार में खुशियां देखने को मिल रही है। पहले रतलाम के एसपी अमित कुमार ने जिले भर के पुलिस कर्मियों के लिए जन्मदिन पर एक दिन विशेष छुट्टी की घोषणा की और पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन पर छुट्टियां भी देना शुरू कर दी। तो वहीं अब डीडी नगर थाना प्रभारी रविंद्र दंडोतिया ने उनके थाने की एक महिला आरक्षक पुलिसकर्मी शानू जमरा की गोद भराई की रस्म बखूबी पूरे धूमधाम और खुशियों के साथ कराई। पिता का दायित्व निभाते हुए दिखे थाना प्रभारी और बेटी की तरह महिला पुलिसकर्मी शानू जमरा की गोद भराई की रस्म को निभाया। पूरे रीति रिवाज के साथ बाकायदा महिला पुलिसकर्मियों ने डीडी नगर थाना परिसर में टेंट में बैठकर मेहंदी लगाने की रस्मों से लेकर सभी तरह की रस्मों को अंजाम दिया। वहीं थाना स्टाफ के पुलिसकर्मी भी झूमते नाचते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी शानू जमरा धार जिले के रहने वाली है और रतलाम के डीडी नगर थाना पर पिछले 6 महीनों से पदस्थ है। शानू जमरा के पिता इस दुनिया में नहीं है और गोद भराई की रस्म को निभाने के लिए डीडी नगर के थाना प्रभारी रविंद्र दंडोतिया ने अपनी बेटी की तरह अपने स्टाफ महिला पुलिसकर्मी बेटी की धूमधाम से गोद भराई कराई। पुलिस परिवार की ये गोद भराई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। शानू जमरा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पूरे स्टाफ ने परिवार और रिश्तेदारों की तरह मुझे खुशियां दी है। मेरी गोद भराई की रस्मों को बहुत अच्छे से सभी ने निभाया है। पिता की तरह हमारे थाना प्रभारी ने मुझे बेटी समझकर प्यार और आशीर्वाद दिया है। वहीं महिला स्टाफ कर्मियों ने भी हर रस्म को बहन और मां के रूप में निभाया है। वहीं थाने पर पदस्थ सभी भाइयों ने बहन से भी बढ़कर मुझे प्यार किया है।
इन सब की खुशियां देखकर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। रविंद्र दंडोतिया थाना प्रभारी डीडी नगर ने बताया कि शानू जमरा धार जिले की रहने वाली है और हमारे थाने पर पिछले 6 महीने से सेवाएं दे रही है। उसके पिता नहीं है। उसकी गोद भराई की रस्मों से पहले उसे मायूस देखा तो लगा उसे खुशियां देना चाहिए, तो यह आयोजन किया और पूरे स्टाफ ने, हर एक पुलिसकर्मी ने, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सब ने मिलजुल कर एक परिवार की तरह सभी रस्मों को निभाया है। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ पे पदस्थ है? मेरा नाम है शानू जमरा और मैं डीडी नगर थाने पे पदस्थ हूँ। आज गोद भराई की रस्म हुई, किन लोगों ने आपकी गोद भराई? सभी थाने वाले मिलके टीआई साहब हो गए, जैसे समस्त स्टाफ ने बहुत मदद करी। अच्छा, क्या कार्यक्रम था आज? मतलब गोद भराई थी मेरी, तो जैसे घर पे शायद हो पाता नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे आके इतना एक परिवार जैसा माहौल है यहाँ पे, और टीआई सर पिता समान है, मेरे पापा भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है आज तो कि सब परिवार यही है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धार डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। आपका परिवार नहीं आया, पूरा थाना परिवार ने आपकी गोद भराई की रस्म की है, कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब खुशी तो मैं बता नहीं पाऊंगी कैसे महसूस हो रहा मुझे ही, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं, घर वाले दूर रहते हैं, रात दिन तो इनके ही साथ रहना है, तो यही भाई बहन माता पिता सब यही। सर, एक महिला आरक्षक की गोद भराई की रस्म की गई है, किस तरीके की? जी, हमारे यहाँ पे महिला आरक्षक पदस्थ है शानू जमरा, जो प्रेग्नेंट थी, जिसकी गोद भराई की रस्म का प्रोग्राम एक छोटा सा हम लोगों ने आज आयोजित किया था थाना स्टाफ ने। हम लोग अक्सर घर के बाहर रहते हैं, उसको, वो भी धार की रहने वाली है और अपने परिवार को इस समय पे बहुत मिस कर रही थी, तो हमने उसे अच्छा लगे इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया था। वो, क्योंकि वो भी हमारे परिवार की सदस्य है, हमारी बहन बेटी की तरह है, तो उसे परिवार की कमी महसूस ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया था और सभी ने उसे जो भी वेल विशेज़ होती थी, शुभकामनाएं, वो दी गई थी। अच्छा, उनके पिता भी नहीं है, उन्होंने बताया कि हमारे साथ मेरे पिता समान है, इस पे क्या कहना चाहिए? अब हमारे थाने में पदस्थ है वही, हम लोग सभी एक दूसरे के परिवारों से दूर रहते हैं, हम लोग हमारे परिवारों से दूर रहते हैं, तो हम ही एक दूसरे के परिवार की कमी में को पूरा करते हैं, तो वो भी हमारे बहन बेटी की तरह ही है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया था। सर, नौकरी के चलते पुलिस सामाजिक और पारिवारिक कामों से दूर हो? जी, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इन सब चीज़ों को। ये पुलिस, लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस में पदस्थ है वो अपने परिवार से दूर रहता है, अपने परिवार की कमी हमेशा महसूस करता है, तो उसी को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया था। रतलाम शहर में रात को चाय पीने निकले युवाओं को पुलिस ने पकड़ा और कहा, चलो हम चाय पिलाते हैं। जेल वाहन में बैठाया, 1 घंटे तक घुमाया और फिर थाने पर लेकर आए, बाद में हिदायत देकर छोड़ा। दरअसल रात में युवाओं की टोलियां शहर में घूमती रहती है, खासकर स्टेशन रोड क्षेत्र में चाय की दुकानों पर ये युवा पहुंचते हैं। ऐसे में लगातार विवाद की भी सूचना पुलिस के पास आती रहती है। थाना स्टेशन पुलिस ने एसपी अमित कुमार के निर्देश पर पहली बार अनोखा तरीका निकाला। चाय व सिगरेट की दुकानों पर बड़ी संख्या में मिले युवा पुलिस वाहन लेकर 2 बत्ती स्टेशन रोड क्षेत्र दिलबहार चौराहे में पहुंची। चाय व सिगरेट की दुकानों पर युवा बड़ी संख्या में मिले। युवाओं से पूछा क्यों आए, तो कहा चाय पीने आए। तब पुलिस ने उन्हें कहा हम चाय पिलाते हैं और जेल वाहन में बैठा दिया। दुकानों को भी बंद कराया। इनमें से कुछ युवा बोले हम तो ऐसे ही घूमने निकले हैं। तब स्टेशन रोड थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने कहा कि हम आपको घुमाते हैं। उन्हें भी जेल वाहन में बैठाया। कार्रवाई को देख कई युवा तो दूर से रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने आधी रात तक खुली रहने वाली दुकानों को भी बंद कराया। युवा जेल वाहन में बैठे कैमरा देख अपने मुंह छिपाते रहे। 1 घंटे तक घुमाया। पुलिस ने स्टेशन रोड 2 बत्ती दिलबहार चौराहा से पकड़े युवाओं को जेल वाहन से क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक बैठाकर घुमाया। रात 12 बजे स्टेशन रोड थाने पर लेकर आए। थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने जब पूछताछ की तो सभी थाना क्षेत्र के बाहर के युवा थे। कारण पूछा तो कहने लगे चाय पीने आए, तो कोई दूसरे बहाने बनाने लगा। तब थाना प्रभारी ने सख्त हिदायत दी कि रात में घर पर रहो।
बेवजह सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए। सख्त हिदायत देकर कहा, ये पहली बार है, अब अगली बार दिखोगे तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सभी युवाओं को छोड़ दिया। पुलिस की पहली बार इस तरह हुई सर्जिकल स्ट्राइक से सड़कों पर घूमने वालों में खलबली मच गई। स्टेशन रोड थाना प्रभारी वर्मा के अनुसार कई युवा बेवजह सड़कों पर घूमते हैं। इनमें आपराधिक तत्व भी शामिल रहते हैं। रात में कई विवाद सामने आते हैं। अपराधों और आपसी विवादों पर लगाम लगाने के लिए ये मुहिम शुरू की है। सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि रात को कई युवा बेवजह बाइकों पर घूमकर न्यूसेंस फैलाते हैं, दुकानों पर खड़े रहते हैं। इससे विवाद की आशंका बनी रहती है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाई की है। समझाइश देकर छोड़ा है, अगली बार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करिए शहर पे जो लड़के घूमते हैं, क्या किस तरह से कार्रवाई की है? देखिए, जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार आदेश रहता है कि शहर के अंदर जो है समय से जो है शहर चलता रहे। साथ में ही जो अनावश्यक रूप से लड़के जो है स्पीड बाइकिंग करते रहते हैं या अनावश्यक रूप से शहर में खड़े रहते हैं बेतरतीब होकर और लगातार जो है न्यूसेंस फैलाने के प्रयत्न में रहते हैं, ऐसे लड़कों पर कार्रवाई करने के लिए आज हमने क्षेत्र में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हमने जो है एक वाहन पुलिस लाइन से बुलवाया था, जिसमें ऐसे लड़के जो क्षेत्र में न्यूसेंस फैलाने का प्रयत्नशील रहते हैं, साथ ही साथ में जो बेतरतीब सड़कों पर खड़े हैं, अनावश्यक रूप से सड़कों पर भीड़ एकत्रित कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से हंसी टिटोली या क्षेत्र में जो है न्यूसेंस का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों पर जो है हमने सख्ती से हिदायत दी है। उन्हीं लोगों को, सभी लोगों को, साथ में हमने भविष्य के लिए भी उनको चेतावनी दी है कि इस तरह की अगर वो हरकत लगातार जारी रखेंगे तो फिर हम उनके खिलाफ भविष्य में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। शहर के उपनगर नीमच सिटी के वार्ड नंबर 1 से 6 तक सड़क डामरीकरण कार्य का आज बुधवार को शुभारंभ हुआ। इसके तहत वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की मुख्य सड़क पर 22 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण किया जाएगा। नीमच सिटी के पीपली चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वाति चोपड़ा ने की। कार्यक्रम के अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रदेश के साथ साथ नीमच शहर के सर्वांगीण विकास कार्य के लिए दी जा रही आर्थिक मदद का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शहर में जल्द ही डुंगलावदा से भादखेड़ा तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। शहर में कई और सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए नगरपालिका जहां आवश्यक हो सड़क निर्माण करती रहे। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 1 के मनासा नाके से पीपली चौक तक की जिस सड़क का भूमि पूजन आज किया गया है, उसका भूमि पूजन करीब 3 वर्ष पहले जिले की तत्कालीन प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने भी किया था। आज फिर एक बार भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ कर डामरीकरण किया जा रहा है। हालांकि रस्म अदायगी के लिए निर्माण कार्य में लगने वाली मशीन का पूजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्षद राकेश किलोरिया, सोनू केदार राठौर, रामचंद्र धनगर, ज्योति विशाल यादव, हेमलता धाकड़, गौरव चोपड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पीपली चौक से प्रताप चौक तक रोड के कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बधाइयाँ दूँगा, शुभकामनाएं दूँगा कि अब नगर में और शहर में डामर की सड़कें बन रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार पैसा भेज रहे हैं, तो विकास के काम हो रहे हैं। नीमच से डुंगलावदा से भाटखेड़ा सड़क मंजूर हुई है, उसका टेंडर हो गया है, अब वो काम भी चलेगा। नीमच नगर में आप देख रहे होंगे कि पहले जब हमारी दीदी यहाँ की प्रभारी मंत्री थी, तब उषा जी ने शहीद बगीचे से लेकर साबुद्दीन बाबा मऊ रोड तक एक रोड का किया था, उसका भी काम चल रहा है। तो दोनों सड़कें जब बन जाएगी तो सड़क में कोई गड्ढा नहीं रहेगा। ये काम कायाकल्प योजना के माध्यम से चल रहा है। मैं बधाई दूंगा नगर पालिका की अध्यक्ष जी को और सभी पार्षदों को, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि नगर के सभी मार्गों में जहाँ जहाँ भी डामरीकरण की आवश्यकता है डामरीकरण करें, सीसी बनाएं, जिससे कि नगर के आने जाने वाले व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। आज यहाँ छत्रपति शिवाजी चौक जो पीपली चौक है,
यहाँ से महाराणा प्रताप चौक तक जो डामर में उखड़ गया था उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। तो आज काम का शुभारंभ हुआ है। ऐसा ही नगर में सब दूर काम के शुभारंभ होंगे और विकास के काम लगातार नगर में भी हो रहे हैं, शहर में भी हो रहे हैं, प्रदेश में भी हो रहे हैं और देश में भी हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत शक्ति संपन्न राष्ट्र बन रहा है। भारत में विकास की गंगा बही है। भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसका ये परिणाम आ रहा है कि कांग्रेस जाती हुई नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनको जनता दिल से प्यार करती है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीमच जिला जो अंतिम जिला है उसका भी विकास हो रहा है। और आज कार्यकर्ताओं ने एक और बाजी मारी है। प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे BD शर्मा जी और हमारे हितानंद जी ने अभी नीमच जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को, सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी जिला पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बधाई दी है कि डिजिटल में हम हमारी जो बूथ समितियाँ था उसको चढ़ाने में देश में प्रथम आए हैं। प्रदेश का भी नाम हुआ है, नीमच का नाम भी आज सब दूर पहुँचा है। इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं कार्यकर्ता। आज किन वार्डों का डामरीकरण का भूमि पूजन किया गया है, लगभग कितने लाख की लागत से? देखिए, आज जो कार्य प्रारंभ हुआ है वो वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 में नीमच सिटी में जो कार्य प्रारंभ हुआ है 22 लाख की लागत का डामरीकरण का कार्य है। खुशी की बात यह है कि एक बहुत बड़ा एरिया प्रताप चौक से लेकर पीपली चौक पूरा नया जो डामरीकरण का कार्य होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी सौगात सबको मिलने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 महीने जब बारिश में डामरीकरण का कार्य बंद रहता है तो 15 अक्टूबर तक हमारा काम 4 महीने नियम में हम वो काम शुरू नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद चूँकि दीपावली थी और दिवाली का कुछ ही दिन शेष थे, अगर हम रोड खोदते तो जनता को परेशानी आती। अब दिवाली होने के बाद ये काम जो है आज से प्रारंभ हो रहा है, तो मन में असीम प्रसन्नता है। जो भी मेरे वार्ड के 6 वार्ड के पार्षद हैं, राकेश जी किलोरिया हैं, दारा सिंह जी यादव हैं, हमारे रामचंद्र जी धनगर हैं, मेरे साथ सोनू केदार राठौड़ हैं, ज्योति जी यादव हैं, तो सभी में प्रसन्नता है, खुशी है। और पार्षद महोदयों का भी संकल्प है कि हमारे वार्ड में विकास कार्य लगातार चलते रहें। तो ऐसे जागरूक पार्षद हैं और मेरे भी मन में यही मंशा रहती है कि काम चलते रहें, अच्छे से अच्छे काम होते रहें। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी लगातार नीमच सिटी में बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो अभी हमारा शाहबुद्दीन बाबा का रोड बना, यहाँ पर हमारा फिल्टर को के पीछे का रोड बना, वार्ड नंबर 5 और 6 में हमारा जो रोड बना है बहुत ही बढ़िया 25 लाख की लागत का जो बन के तैयार हुआ है। अभी हम जो काम शुरू करवा रहे हैं इसमें चौड़ीकरण करवा के शहर में सौगात दे रहे हैं ताकि रोड चौड़े बने। चौड़े रोड होंगे, स्मार्ट नीमच बनेगा और स्मार्ट नीमच होगा तो हम सबको खुशी होगी, क्योंकि ये शहर हम सबका है। और ऐसे ही लगातार जो कार्य हैं, कायाकल्प, अधोसंरचना के भी सारे कार्य लगातार जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इंडोर स्टेडियम भी शुरू होने जा रहा है हमारा, उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की मदद से कराई है हमने। सांवरिया सेठ के पीछे का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो भी शुरू हो गया है। तो जो बारिश का समय था व्यवधान का वो निकल चुका है। 2 चुनाव बीच में आए हैं, लगातार हमारे प्रयासों से परिषद बनी है, उनके प्रयासों से बहुत सारे काम पूरे शहर में हो रहे हैं, तो मन में बहुत खुशी है। मनासा नाके से जो रोड का कार्य प्रारंभ हुआ उसका भूमि पूजन 3 वर्ष पहले हो गया था, कार्य में बहुत लेट लतीफी अब शुरू हुआ है। देखिए, जब भी कोई व्यवधान टेक्निकली आते हैं उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं और काम को जल्द से जल्द शुरू करवाते हैं। कई बार टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, प्राक्कलन वापस होता है, कभी अभी हमारे पोल शिफ्टिंग का कार्य बहुत ज़रूरी था, वाटर लाइन डैमेज हो रही थी तो हमने नई वाटर लाइन डाली है उसके अंदर। तो बहुत सारे काम होते हैं जिनमें अगर काम करवाने के लिए अगर हमें कुछ व्यवधान भी हों लेकिन काम अच्छा हो जाए, तो हमारी ये सोच रहती है कि सिर्फ दिखावे के लिए काम ना हो, काम वास्तव में अच्छे हों और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो नियम हो, चाहे टेक्निकल दिक्कतें हों, चाहे वहाँ पर और कोई व्यवधान है, तो उन सबको दूर करके हम अच्छा काम करवाना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बुधवार दोपहर शहर के शासकीय सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन महाविद्यालय के उप प्राचार्य को दिया गया है, जिसमें MA प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर MSW की परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की है। ABVP ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि MA प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा और विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव एवं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी उसी वक्त आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा कैसे चलते हुए उक्त गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएंगे और उन्हें अपनी तैयारी का भी अवसर नहीं मिलेगा।
ज्ञापन में बताया कि 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को 15 दिसंबर के बाद आयोजित किया जाए ताकि विद्यार्थी युवा उत्सव और खेल टूर्नामेंट में भाग ले सके। साथ ही परीक्षा भी बिना किसी तनाव के दे सकेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, इसको लेकर आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग करिए आप? सबसे पहले तो एक ये जो हमारे एग्ज़ाम की डेट है ये 23 से 3 नवंबर तक 3 दिसंबर तक इन्होंने कर रखी है। और इसी बीच में मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ, फुटबॉल प्लेयर हूँ मैं, और हमारे यूथ फेस्टिवल में मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर रखा है। जब हमने आगे बात करी गई तो हमसे ये कहा गया कि इसके लिए अगर हम वहाँ पे खेलने जाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदारी इसके लेते ही नहीं, वहाँ पे हमें अब्सेंट कर देगा। और इन सब चीज़ों के इसमें मतलब हमारा जो नुकसान नहीं होगा, मतलब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे। और इसमें यूनिवर्सिटी की डेट भी है और स्टेट की फुटबॉल की डेट भी है, और सब चीज़ें एक साथ में हो रही है। तो अब मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं एग्ज़ाम दूँ, यूथ फेस्टिवल दूँ कि यूनिवर्सिटी खेलने जाऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे से डिसाइड होती है, लेकिन इन लोगों में ही समझ में नहीं है, तो फिर कैसे क्या चलेगा। तो आज क्या मांग करी आप लोगों ने? आज हमारी ये मांग रही है कि जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ को एक साथ जो कर रहे हैं, जो 20 से 30 दिसंबर के बीच में हो रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों में स्टेट की डेट है और यूथ फेस्टिवल वगैरह भी होने वाला है, जोनल वगैरह भी हमारा होगा। अगर ये सब चीज़ें अभी होगी तो इसके बीच में एग्ज़ाम कैसे देते हैं? और एग्ज़ाम में अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट रहती हूँ तो मैं यहाँ पे 80 या मुझे फेल कर दिया जाएगा। इससे किसका नुकसान होगा? इससे मेरा स्वयं का ही नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी भी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। आपकी और जो MA क्लास है इसमें लगभग कितने छात्र होंगे इतने जो परेशान होंगे? अगर बात करें तो यहाँ पे जो डिवीज़न इंटर मतलब यूनिवर्सिटी लेवल हो रहा है, तो यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेज के बच्चे आएंगे। अगर मैं मेरे अकेले के यहाँ पे बात छोड़ के यहाँ पे सभी की बात ले तो यहाँ पे अधिकतम 70-80 बच्चे से ज़्यादा ही होंगे। लेकिन यहाँ से हमारे कॉलेज की और भी गर्ल्स है जो मतलब एग्ज़ाम के टेंशन की वजह से उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि उनको ये डर है कि एग्ज़ाम अगर नहीं देते तो हमें फ़ेल कर देंगे, और इसके जो पैसे वगैरह रहेंगे वो भी मतलब जो हमने फॉर्म वगैरह भर दिए उसके पैसे पहले ही ले लिए हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमलता बनोदा है। प्रकार की समस्या को लेकर आज अभाविप नीमच नगर द्वारा सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री एवं उच्च आयुक्त शिक्षा विभाग के नाम पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये परेशानी हो रही है छात्राओं को कि 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में विश्वविद्यालय की MA फर्स्ट सेम एवं थर्ड सेम की परीक्षाएं एवं युवा उत्सव विश्वविद्यालय स्तरीय एवं स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट वो भी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तरीय एक ही समय में होने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे परीक्षाएं देंगे या टूर्नामेंट खेलेंगे या युवा उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। इस समस्या को लेकर हमारी ये मांग है कि जो भी परीक्षाएं हैं वो 15 दिसंबर के बाद आयोजित की जाए। अगर परीक्षा आगे नहीं बढ़ती तो क्या रुक रहेगा? तो विद्यार्थी परिषद बड़ा घेराव करेगी यूनिवर्सिटी का, उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये जो जारी होता है कैलेंडर वगैरह यहीं से विश्वविद्यालय लेवल से हुआ कि वहाँ यूनिवर्सिटी? सबसे बड़ी तो विडम्बना की बात यह है कि विश्वविद्यालय ही युवा उत्सव को आयोजित कराती है, परीक्षाओं को भी विश्वविद्यालय ही आयोजित कराता है, और राज्य स्तरीय जो टूर्नामेंट है वो राज्य शासन के द्वारा आयोजित होते हैं। तो इन दो चीज़ें तो कम से कम विश्वविद्यालय सही कर ही सकता है। अभी कितने तारीख को आयोजित होने वाली को, कितनी तारीख को आयोजित करने की बात? 23-24 तारीख को परीक्षा है और 27-28 तारीख को परीक्षा है। इन दोनों तारीखों में ही युवा उत्सव और टूर्नामेंट भी है। तो हम यही चाहते हैं कि ये परीक्षाएं 15 दिसंबर के बाद आयोजित कराई जाए। नगर मंत्री अमन बैरागी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।